Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rashna Singh and my daughter has Shravya. She will be 7 in this February and she had moderate autism but now she has mild. So I'm not a therapist, I'm just a special mother. मेरा श्राव्या के साथ ऑलमोस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है थेरेपी कंटिन्यूसली थेरेपी करने का। और मैंने अपनी जर्नी हमने अपनी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा श्राव्या के साथ। इसमें कैसे मैंने थेरेपी करी, कैसे उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए और क्या क्या हमने बाहर थेरेपी ली, कैसे या घर पे करी, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और आई एम होपफुल कि आई एम होपिंग कि सब लोग, काफ़ी सारे स्पेशल पेरेंट्स को शायद मेरे वीडियो से थोड़ी हेल्प हो जाए और बच्चे हमारे इम्प्रूव करें। बिकॉज हमारे बच्चों को भी हैप्पीली जीने का राइट है और हमें उनको इतना अच्छे से ग्रूम करना है और उन्हें एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना ही बनाना है, ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी के साथ, बहुत कह सकते हैं ना, बहुत इंजॉयमेंट के साथ जी सकें। तो बेसिकली हम स्पेशल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चे का ऑटिज्म ठीक हो जाए। क्योंकि ऑटिज्म कोई डिजीज तो है नहीं कि हम उन्हें दवाइयाँ देंगे और वो ठीक हो जाएगा। ऑटिज्म क्या है, बेसिकली एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या फिर आप कह सकते हो एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों में इस डिसऑर्डर की वजह से रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ऑब्सेसिव बिहेवियर्स होते हैं कि बच्चा अगर ऑब्सेस्ड है किसी एक चीज़ के लिए, जैसे श्राव्या है वो एनिमल्स के लिए, तो उसको सिर्फ एनिमल्स दिखते हैं। जहाँ उसको एनिमल्स दिख जाएंगे वो आसपास बैठे लोग से उसका पूरा कनेक्शन टूट जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं, क्या उससे पूछ रहे हैं, उसे कुछ मतलब नहीं, उसे कुछ आंसर नहीं देना, वो सिर्फ अपने एनिमल्स के साथ। या कभी कोई मैं उसे पढ़ा रही हूँ, बुक में अगर एनिमल की पिक्चर है तो उसको सिर्फ वो पिक्चर दिख रही है और उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, वो कुछ ध्यान नहीं दे रही, कोई अटेंशन नहीं पे कर रही। तो हमको, और उनके इतने रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं कि स्टिमिंग्स करते रहते हैं रेपिटेटिवली, या वो खेलने का भी उनका पैटर्न होता है, हर चीज़ का उनका एक पैटर्न में लाइफ वो करते हैं कि उनकी लर्निंग हैम्पर हो जाती है इन चीज़ों की वजह से। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा पुअर होता है, दे डोंट हैव एनी टू वे कम्युनिकेशन, और उनका दूसरे लोगों से इंटरेक्शन, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना चाहते वो, टू अदर पर्सन से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते। और कॉग्निटिव डिसऑर्डर है तो बच्चों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने उन्होंने स्कूल में क्या किया, वो हमें बता नहीं पाते। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने पेरेंट्स को अपनी बातें बता पाए, मतलब उनको याद रहे कि उनके साथ क्या हुआ और बता पाए। और अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो वो उनकी एकेडमिक लाइफ पे भी अफेक्ट करता है। वो एकेडमिक्स नहीं कर पाते और अपनी एज के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाते, पर हम उन्हें थोड़ा मतलब स्कूल में थोड़ा छोटी क्लास में भी डाल देते हैं, लेकिन वो फिर वो कोप अप नहीं कर पाते। तो हमें उनकी मेमोरी को इम्प्रूव करना ही है ताकि वो अपना एकेडमिक्स तो प्रॉपरली कर पाएँ और लाइफ में एक्सेल कर पाएँ। फिर उनका सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ही पुअर है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं, उनका एंगर पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उनको अपनी स्टिमिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। तो हमें उनको इस तरह से ग्रूम करना है, इस तरह से ट्रेन करना है कि वो उनका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाए, वो खुद से अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको मास्क कर पाएँ। तो हमको उनको इस तरह से ट्रेन करके आगे लेके जाना है। फिर उनका अगर उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है या फिर उनका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ये सब तो उनमें हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो तो अपने ही वर्ल्ड में जी रहे हैं, मतलब वो अपने वर्ल्ड से बाहर आना ही नहीं चाहते इस वर्ल्ड में, पर जीना तो उनको इस वर्ल्ड में है। तो उनको यहाँ के अकॉर्डिंग सबके साथ कैसे इंटरेक्ट करके चलना है, कैसे अपनी लाइफ को लीड करना है, कैसे अपने जो भी हम ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर न्यूरोटिपिकल बच्चों के अंदर बुरे बिहेवियर्स नहीं होते कुछ, लेकिन वो उसको मास्क कर लेते हैं। वो बाहर गए तो वो ऐसा शो नहीं करते, घर में आके वो बहुत ज़िद, बहुत ऑब्सेशन दिखा सकते हैं। तो हमारे बच्चों को हमें ये सब चीज़ें सिखानी है कि कैसे वो अपने जो भी एब्नॉर्मल से फीचर्स हैं उनको मास्क करके सोसाइटी के साथ अपनी कदम से कदम मिला के चल सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें बच्चे का कॉग्निशन इम्प्रूव करना है। तो अब बच्चे का कॉग्निशन इम्प्रूव हम कैसे करेंगे?
आप नोटिस करना, आप जो भी सारे थेरेपीज करा रहे हो ना, ओटी कुछ भी करा रहे हो, स्पीच ये वो, ये सारे कुछ भी, ये सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे का कॉग्निशन इम्प्रूव करने की तरफ ही डायरेक्टेड है। आप ये नोटिस करोगे जब मैं आपको कॉग्निशन में हम क्या-क्या थेरेपीज़ करें या क्या करें कि बच्चे का कॉग्निशन इम्प्रूव हो। जब मैं आपसे बात करती जाऊँगी तो आप नोटिस करोगे कि आप जो घर पे बच्चे को थेरेपी दे रहे हो, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बच्चे का कॉग्निशन इम्प्रूव करती हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कॉग्निशन कैसे इम्प्रूव करेंगे। उसमें मैंने बेसिकली 3 पॉइंटर्स लाए हैं कि और सबसे इम्पोर्टेंट एंड फ़ॉरमोस्ट थिंग है अंडरस्टैंडिंग। तो हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई तो अपने आप ही काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे में आ जाएँगी। अंडरस्टैंडिंग आ गई तो कमांड फॉलोइंग कर लेगा। हर चीज़ में हमको समझ पाएगा हम क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, तो उसको समझना भी तो ज़रूरी है। जब समझेगा तभी तो कुछ फॉलो करेगा या कुछ आगे कर पाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सबसे मेन, हमें जो काम करना है वो अंडरस्टैंडिंग पे करना है। फिर सेकेंडली हमें बिहेवियर थेरेपी करनी है, क्योंकि जो ये बिहेवियर है हमारे बच्चों के, ये बिहेवियर उनको आगे बढ़ने में रोकते हैं। बच्चे इन्हीं बिहेवियर में उलझ कर रह जाते हैं और उनकी लर्निंग हैम्पर होती है। वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीख पाते या नहीं कर पाते हैं। तो हमें बिहेवियर थेरेपी करनी ही करनी है। देन थर्ड टॉपिक इज़ योर एक्टिविटीज़, जो हम उनकी कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे। तो मैं आज जो ये वीडियो है, अब मैं आपको 3 पार्ट्स में बनाऊँगी, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर थेरेपी एंड एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव कॉग्निशन। तो सबसे फर्स्ट जो आज हम करेंगे वो है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर ऑटिस्टिक किड्स। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारे बच्चों में नेम रिस्पॉन्स बहुत ही पुअर होता है। आप समझते हो, बहुत ही पुअर। जब तक आपने आपकी डायग्नोसिस नहीं हुई तो आप देखोगे वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनते थे। हाँ, डायग्नोसिस के बाद आप थेरेपी करने लगे आप धीरे-धीरे, तो थोड़ा-थोड़ा सुनने लगे। तो हमें सबसे पहले उनके नेम रिस्पॉन्स पे वर्क करना है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे ही आपके बच्चे की डायग्नोसिस होती है ना, उसी के बाद आप फ़ौरन से सिर्फ़ एक ही नाम से बच्चे को बुलाएँगे। जो उसका स्कूल नेम है जैसे श्राव्या, तो श्राव्या ही बुलाएँगे और कोई भी नाम नहीं रखेंगे। किसी और नाम से नहीं बुलाएँगे। जैसे श्राव्या का 3 साल तक तो हम उसका पेट नेम था पोपो, तो हम उसे पोपो ही कहते थे। लेकिन जैसे ही हमारा ये डायग्नोसिस हुआ, हमें समझ में आया कि अच्छे बच्चों की कुछ नेम रिस्पॉन्स जैसी भी कोई चीज़ होती है और बच्चे रिस्पॉन्स टू नेम नहीं कर पाते, तो हमने उसको श्राव्या कहना ही शुरू कर दिया। बाहर भी हर कोई उसे श्राव्या बुलाने लगा, सारे फैमिली मेंबर्स भी उसको श्राव्या ही बुलाने लगे। पहले तो उसने हमेशा हमारे मुँह से पोपो सुना है, पर उसका तो नेम रिस्पॉन्स था ही नहीं, तो उसको शायद समझ भी नहीं आता होगा तब पहले पोपो बोलने पे। तो उसके बाद जैसे ही उसकी डायग्नोसिस हुई, हमने उसको श्राव्या बुलाना शुरू कर दिया और हम उसे श्राव्या ही बुलाते हैं अभी भी। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं उसको बहुत सारे नामों से बुलाती हूँ और वो समझती भी है, बिल्कुल समझती है। मैं उसको सोनू, सोना, बाबू, मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ उसको, साबू, शावा, ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वो हर एक नाम पे अब रिस्पॉन्स देती है। तो इसका मतलब है कि उसका नेम रिस्पॉन्स की अंडरस्टैंडिंग को नेम की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अपना नाम प्रॉपर्ली वो समझती है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमेशा आप जब शुरू कर रहे हो या अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है अच्छी नहीं है, तो आप बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्प लैंग्वेज यूज़ करोगे। 2-3 वर्ड्स के सेंटेंस ही एक बार में बोलोगे और हर सेंटेंस में आपको श्राव्या नेम लगाना है। जैसे श्राव्या खाना खा लो, और थोड़ा ब्रेक कर के बोलो आप। श्राव्या खाना खा लो, श्राव्या आओ पढ़ें, श्राव्या चलो बाहर, श्राव्या घूमने चलो। मतलब आपको थोड़ा ब्रेक देके बोलेंगे और उसके हर एक चीज़, हर एक इसमें सेंटेंस में आप श्राव्या ही बुलाएँगे। इवन आप लुक इंटू माय आई श्राव्या, आप छोटे-छोटे ना वो जो मास्क होते हैं वो आप बना लो हाथ से, या मास्क आप बाहर से लाए हो तो आप वो लगा के श्राव्या लुक इंटू माय आई, श्राव्या लुक इंटू माय आई। तो धीरे-धीरे ना जब आप बिंदी चिपका के आप उसको बार-बार श्राव्या बिंदी निकालो, श्राव्या बिंदी चिपकाओ, ऐसे करके आप कमांड देके जब लगातार करते रहोगे ना इस तरह की एक्टिविटीज़, और हर एक्टिविटी में बच्चे का नाम बहुत ज़रूरी है कि आप इंक्लूड कर के बोलो, तो बच्चा धीरे-धीरे अपने नेम रिस्पॉन्स देने लगेगा।
फिर जब वो नेम रिस्पॉन्स देने लगे तो आप हमेशा जिस रूम में वो है आप बाहर जाकर बाहर से उसको बुलाओ, श्राव्या मेडिसिन पी लो, श्राव्या इधर आओ। इससे धीरे धीरे वो दूर से भी सुने। अभी आप उसे पास से बोल रहे थे उसका नाम, श्राव्या श्राव्या श्राव्या, श्राव्या प्लीज बेटा। और मैं दूसरे रूम में आई तो वो यहाँ भी आ गई। आई एम होपिंग कि आप लोग को सुना ही आएगा। सो हम मैं उसे जैसे आप उसी रूम में बैठ के श्राव्या 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 बोल रहे हो, अब आप दूसरे रूम से बोलो, अब दूसरे रूम से उसको बुलाओ, देखो वो सुनता है। तो ये आपको बहुत दिन तक ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप पूछ सकते हो श्राव्या कहाँ हूँ, श्राव्या कहाँ हूँ। अब मैं उससे पूछती हूँ श्राव्या कहाँ हो, तो बोलती है मैं बेडरूम में हूँ, बाथरूम में हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे वो बच्चा नेम रिस्पॉन्स करने लगेगा और फिर धीरे धीरे वो इसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप उसे किसी भी नाम से बुलाओ, वो हर चीज को समझने लग जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहली चीज कि यूज योर चाइल्ड नेम, देन यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज। ओके, देन थर्ड इज हमें बच्चे का एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉर्म करना है कि मतलब रूटीन इन द सेंस कि जैसे वो इतने बजे उठेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, फिर वो बाथ लेगा, फिर वो स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस लाओगे, इतने बजे लंच करेगा, फिर हम उसे पार्क लेके जाएंगे इतने बजे, फिर हम उसको जैसे हम उसको वापस लाके स्नैक्स देंगे, फिर डिनर टाइम होगा, फिर स्लीप टाइम होगा। तो क्योंकि हमारे बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ट्रांजिशन को समझ नहीं पाते। जैसे कि अभी वो पार्क में है, तो अगर आप उन्हें लाना चाहोगे तो पार्क से आना नहीं चाहेंगे, वहीं पे वो टेंट्रम शुरू कर देंगे और वहीं पे रोना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि वो फर्दर और भी बिहेवियर शो करने लग जाए। तो जब आप उनका एक रूटीन फॉर्म करोगे ना, तो बच्चा धीरे धीरे वो समझने लग जाएगा अपने रूटीन को, तो उसको वो रूटीन अच्छा लगने लगेगा और वो रूटीन को फॉलो करेगा। तो वो आपकी हर चीज को मानेगा भी कि जैसे इतने बजे उठना है तो वो उठ जाएगा। ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है बच्चा, तो आप बोलो देखो बेटा हम 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं ना, 9 बजे, देखो 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो धीरे धीरे जब आप उसको ये चीज आइडेंटिफाई करवाओगे ना, तो शायद गिर जाओगे आप, क्या कर रहे हो, उतरो, नाना जी मारेंगे फिर। तो आप उसको उसको रूटीन में रहना सिखाइए। धीरे धीरे वो अपने रूटीन को समझने लगेगा और उसको फिर वो बहुत इंजॉयमेंट के साथ करेगा। फिर वो बिहेवियर भी शो नहीं करेगा कि आप उसे बात ले जा रहे हो तो टेंट्रम करने लगा। आप पार्क में जाना 4 बजे, वो 3 बजे से ही रोना शुरू कर दिया कि पार्क जाना है, पार्क जाना है। अब हो सकता है ना पार्क 3 बजे ना खुले, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि हर चीज की ये चीज इतने बजे ही खुलती है, हमें इतने बजे ही जाना है। तो इसलिए आप उसका रूटीन फॉर्म करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूटीन फॉर्म करो, लेकिन एक रूटीन फॉर्म करो। क्योंकि जैसे आप बात दे रहे हो, अब अगर बच्चा बीमार है तो उस टाइम तो बात नहीं ले पाएगा ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं रखना है कि बच्चा इतना स्ट्रिक्ट हो जाए कि वो जब बीमार है तो भी वो बात ले रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसका रूटीन फॉर्म करना है, पर उसमें थोड़ा हमको थोड़ा मतलब वो होना चाहिए कि बच्चा समझे थोड़ा कि हम कब हमें नहीं नहाना है, कब नहाना है। जरूरी नहीं कि श्राव्या प्लीज अब हमें नहाना ही है, तो मतलब वो बीमार है तो भी नहाएगा, ठंड है तो भी नहाएगा। तो थोड़ा उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, बट आप रूटीन को फॉर्म कर देना। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें विजुअल एड्स को यूज करना है, बिकॉज हमारे बच्चे बहुत ज्यादा विजुअल ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं। तो सिर्फ ऑडियो का यूज मत करो, आप विजुअल का भी यूज करो, वो तो आपको पता ही है। तो आप जितने भी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्ड यूज करते हो वो करो, और स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस सिखाओ बच्चे को कि ये एप्पल है, और एप्पल में आप रियल एप्पल भी रखो। सो आपको हर चीज का जो आप सिखाना चाहते हो ना, उसके पिक्चर्स के थ्रू सिखाओ। आप गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो जो भी आप सिखाना चाह रहे हो। तो फिर आप उनसे ही बच्चे को सिखाओ कि पिक्चर में क्या क्या है। पिक्चर को हमें इलस्ट्रेशन करना है, पिक्चर इलस्ट्रेशन करनी है, पिक्चर को पूरा हमें बताना है कि देखो इसमें ये है। वो स्टेप बाय स्टेप आप लैंग्वेज में काम करते जाओ, तो बच्चे का स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। स्पीच आएगी, उसके बाद आपको स्पीच धीरे 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 सिंगल वर्ड डबल वर्ड कराने हैं, सेंटेंस करना है, फिर उसके बाद उसको फंक्शनल वर्ड सिखाने हैं। बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मैं स्पीच सीरीज अभी अपनी कर ही रही हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके स्पीच सीरीज को पूरा वॉच कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें डाल रही हूँ कि कैसे मैंने श्राव्या को स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाई। तो आप उसमें से देख के आप स्टेप बाय स्टेप इसको सिखा सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस
तरफ है, किस तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, उसके इंटरेस्ट और उसकी स्ट्रेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे उसके फेवरेट जो टॉयज़ हैं, उसका फेवरेट कुछ पज़ल्स हैं, या फेवरेट में उसके व्हीकल्स हैं, ट्रेन्स बहुत पसंद है, या फूड आइटम में कुछ उसका बहुत फेवरेट है। मतलब वो जिस चीज़ से के साथ बहुत एन्जॉय करता है, खेलता है, तो वो फेवरेट चीज़ को आपको यूज़ करना है उसकी लर्निंग के लिए। आप उस फेवरेट चीज़ के साथ आप डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें, स्पीच में मैंने आपको खुद भी मैंने स्पीच में बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया है कि जैसे शाबिया को एनिमल्स का ऑब्सेशन है, तो मैंने एनिमल्स के थ्रू ही उसको बहुत सारी चीज़ें स्पीच में सिखाई कि आज वो क्वेश्चंस के आंसर भी कर पा रही है प्रॉपर्ली। बस उसका जो रह गया है वो टू वे कम्युनिकेशन रह गया है कि वो बातें कैसे करे। करती है हमारे साथ एक्सप्रेस, पर बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना टॉकेटिव है, बच्चा खूब सारी बातें कर रहा है, वो चीज़ नहीं आई है अभी भी, तो वो मुझे लाना है। तो आप स्पीच थेरेपी स्पीच में जाके स्टेप बाय स्टेप आप देख लो और बच्चे को उस तरह से ही सिखाओ और उसके स्ट्रेंथ को यूज़ करो आप, कि उसको क्या पसंद है, उसका क्या फेवरेट है, उसको यूज़ करके आपको उसको सिखाना है, उसकी लर्निंग करानी है। देन हमारा जो 5th पॉइंट है, वो है बेसिकली कमांड। अब हमें बच्चे को कमांड फॉलोइंग सिखानी है। तो कमांड फॉलोइंग में आपको सबसे पहले बहुत सिंपल कमांड रखना है, फिर धीरे-धीरे उसको लेवल अप करते जाएँगे। जैसे सिंपल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सपोज़ आपको अपने ही रूम में, जिस रूम में आपको बच्चा है, वहाँ पे आपने टेबल पे चलो एक बाउल रख दिया, तो आप उसे बोलोगे शाबिया जाओ बाउल लाओ। तो बच्चा देखेगा कि बाउल कहाँ है। अगर उसको बाउल का मतलब पता होना चाहिए, आप जिस चीज़ को बोल रहे हो उसको पता होना चाहिए कि इसे हम बाउल कहते हैं, तो वो बाउल ला के देगा। जब जब वो इस चीज़ को, इस टारगेट को अचीव कर ले, हो सकता है वो ना ला के दे, तो आप बार-बार जाके बोलोगे देखो ये बाउल, बाउल, शाबिया बाउल ला दो, बाउल दे दो, शाबिया बाउल दे दो। तो आप टेबल के पास जाके उसे पॉइंट करके बोल सकते हो बाउल दे दो। फिर धीरे-धीरे जब बच्चा समझ जाए कि हाँ ये बाउल माँग रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, उस बाउल को दूसरे रूम में रखना है और फिर आपको बोलना है शाबिया डाइनिंग रूम से बाउल ला दो, बाउल लेकर आओ। या शाबिया डाइनिंग रूम से बाउल लाओ, और छोटा कर देंगे, शाबिया डाइनिंग रूम से बाउल लाओ, तो बच्चा बाउल लेके आ गया। फिर आपने किचन में ही स्लैब पे रख दो अब बाउल, शाबिया किचन से बाउल लाओ। जब बच्चा ये कमांड, इसमें 2 कमांड हो गए, किचन भी हो गया और बाउल को लाना भी है। तो 2 चीज़ों को उसको समझना पड़ेगा कि हाँ, मुझे किचन जाना है फिर बाउल लाना है। तो जब वो ये चीज़ को फॉलो करने के बाद वो ये चीज़ प्रॉपर्ली कर पा रहा है, तो इसको ही आप और कॉम्प्लेक्स बना दोगे। शाबिया किचन में बाउल में पानी भरकर लाओ, किचन जाओ बाउल में पानी लाओ, तो किचन जाओ बाउल में पानी लाओ। तो अब ये कमांड, मल्टीपल कमांड है, किचन जाना है, बाउल लेना है, पानी भरना है, फिर आपके पास आना है। तो इस तरह से आप धीरे-धीरे कमांड को सिंपल से कॉम्प्लेक्स करते जाओगे। जैसे आप बोलो कि शाबिया, सपोज़ कुछ भी रेड कलर का है, तो पहले आपने बोला शाबिया कोई भी एनिमल है, सपोज़ डॉग है सपोज़, शाबिया डॉग दे दो, तो उसने डॉग दे दिया। फिर आपने बोलना है शाबिया रेड डॉग दे दो। अब आप ये सोचो कि आपके पास वो सामान अलग-अलग कलर्स में है, सपोज़ रेड, ब्लू, ग्रीन डॉग है। तो आपने बोला, पहले आपने बोला डॉग दे दो, तो उसने एक डॉग उठा के दे दिया। फिर रेड डॉग दे दो, फिर वो रेड डॉग उठा के देगी। अब आप रेड डॉग को किसी और रूम में रख दो, शाबिया डाइनिंग, और सारे रख दो, सारे कलर्स के, शाबिया डाइनिंग रूम से रेड डॉग लेकर आओ। तो फिर बच्चा ले, तो अगर इस तरह से बच्चा अगर समझने लग गया ना आपके कमांड, तो आप कितना भी कॉम्प्लेक्स बड़ा सेंटेंस बोलोगे ना, वो फॉलो कर लेगा, वो सीख जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, वो सीख जाएगा। वो आप फिर कोई भी कमांड दोगे ना, वो करने लग जाएगा। और आप ध्यान रखो कि जब भी आप खाना खाते हो, तो उसको प्लेट, चम्मच, कटोरी दे दो कि शाबिया सबको एक-एक प्लेट दो। अच्छा, कितनी प्लेट्स ले जानी है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4, ओके 4 प्लेट लेके जाओ, 4 बाउल लेके जाओ, 4 स्पून लेके जाओ, टेबल पे रखो। फिर अच्छा खाना खा लिया, इसको प्लेट को सिंक में डालो। ऐसे छोटे-छोटे आपने पहले कमांड दिए, शाबिया किचन में जाकर सिंक में डालो, फिर उसको और बड़ा कर दो आप। तो इस तरह से आपको कमांड्स जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स करने पड़ेंगे। और फिर आपको
बच्चे की इस पे भी ध्यान देना है। चॉइस चॉइस करना हमारे बच्चों को नहीं आता। वो कुछ भी आप जो पहनाओगे वो पहन लेंगे। अगर उसको टैक्टाइल नहीं है इश्यूज, तो आप जो पहनाओगे वही पहन लेंगे। वो चॉइस नहीं कर पाते, तो आपको उनको चॉइसेस देनी है कि जब भी आप उन्हें नहलाने ले जा रहे हो, अच्छा कौन से किससे नहाओगे, सोप से या लिक्विड बबल बाथ से। तो इससे क्या बच्चे की थिंकिंग इंप्रूव होगी, और बच्चे की थिंकिंग इंप्रूव होगी, वो सोच के बताएगा कि अच्छा वो किससे नहाएगा। अच्छा 2 टी-शर्ट जैसे व्हाइट पहनोगे या पिंक पहनोगे, तो बच्चा को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूँ। तो उससे उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वो हम फिर वो उसमें वो चीज़ आएगी कि वो चॉइसेस कर पाएगा कि नहीं। अगर वो कुछ बाय कर रहा है तो चॉइस कर पाए कि मैं ये लूँ या वो लूँ, या कहीं मार्केट में गया है, शॉप पे गया है, कुछ सामान लेना है, चिप्स में कौन-सा चिप्स लेना है, तो उसके में वो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है आपको कि वो सोच के फिर वो ले कि अभी चिप्स ये वाला लेना है, अंकल चिप्स लेना है, लेज़ लेज़ लेना है, क्या लेना है। तो वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस को आपको स्टार्ट करवाना है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा 6th पॉइंट, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल, बहुत काम एनवायरनमेंट हमको रखना है। बहुत ज़्यादा कुछ हल्ला-गुल्ला नहीं कि हर वक़्त आपने म्यूज़िक ऑन करके रखा है या हर वक़्त टीवी ऑन करके रखा है। स्क्रीन टाइम तो हमें देना ही नहीं है। हार्डली बहुत ज़्यादा है तो आप उसको धीरे-धीरे कम करते जाओ, नैरो डाउन करते जाओ। बच्चा नहीं मान रहा तो नैरो डाउन करते जाओ, और धीरे-धीरे उसको समझाओ कि नहीं, आपको 15 मिनट्स के लिए ही मिलेगा। और उससे पहले कुछ काम करवाओ। जैसे इसमें रूम बहुत मैसअप कर रखा है कि आप पहले क्लीनिंग करो, फिर आपको 15 मिनट्स के लिए सिर्फ मोबाइल मिलेगा। तो धीरे-धीरे आप ऐसे करते जाओगे तो बच्चा उसमें रूटीन में सेट हो जाएगा कि अच्छा मुझे इतनी देर के लिए ही मिलेगा और पहले मुझे ये करना है। तो वो खुद ही क्लीन अप करके आ जाएगा, मम्मा देखो मैंने क्लीन अप कर दिया, अब मुझे 10 मिनट्स के लिए आप मोबाइल दे दो। क्योंकि शायद ऐसा करती है। तो बच्चा एटलीस्ट उसको समझ में आएगा कि कि मम्मा मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब मैं क्लीनिंग कर दूँ, या मैं बाथ ले लूँ उसके बाद मुझे मिल जाएगा, या मैं एक्सरसाइज कर लूँ उसके बाद मुझे मिल जाएगा मोबाइल। तो बच्चा समझेगा इस बात को कि उसे क्या, मतलब उसको समझ में आया है कि क्या अच्छे काम है, क्या गुड क्या बोलते हैं उसको, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। तो धीरे-धीरे इससे आप उसे गुड हैबिट और बैड हैबिट भी सिखा पाओगे। क्लीनिंग अप कर दे रहा है बच्चा, बात कर ले रहा है, कपड़े पहन ले रहा है, या फिर अपना डिनर खुद कर ले रहा है, तो वो गुड हैबिट्स में उसको समझ में आया कि ये गुड हैबिट्स है, और गुड हैबिट्स के बाद ही मुझे रिवॉर्ड मिलता है, मुझे मोबाइल देखने को मिलता है, और बैड हैबिट के बाद मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो आपको ये चीज़ बच्चे को सिखानी है, और बहुत कामली सिखानी है। आपको पीसफुल एनवायरनमेंट रखना है, घर में शांति होनी चाहिए। और देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टीच, कौन से 7th पॉइंट, ओके 7th पॉइंट, हमें उसको सोशल इकोनॉमिकल स्किल्स सिखाने हैं कि जब भी आप पार्क में लेके जाओगे उसे हमें सोशल बनाना है, और उसको हमें उसके इमोशन पे भी काम करना है। तो सोशल इमोशनल स्किल्स हमें बच्चे को सिखानी है। वो आप कैसे सिखाओगे, आप कहीं बाहर जाते हो पार्क में या थेरेपी सेशन में, वहाँ डिफरेंट बच्चे मिल जाएंगे आपको, सबसे आपको हैंडशेक कराना है, हेलो करवाना है, आप कैसे हो पूछना है। फिर आंटियाँ मिलेंगी, चलो आंटी को हेलो करो, आंटी से पूछो आंटी आप कैसे हो। फिर एटलीस्ट कुछ जेस्चर्स हमें सिखाने हैं, हेलो बाय, और देखो आप स्माइल करो, स्माइल करके बोलो। तो और आपको एक चार्ट पेपर लगा लो आप रूम में, उसमें फेसेस बना लो, हैप्पी, सैड, एंग्री। तो जब भी बच्चा कुछ जैसे बच्चा बहुत हैप्पी हंस रहा है, तो देखो शायद इज हैप्पी, आप पॉइंट करके उसके फिंगर से पॉइंट करके दिखाओ ये वाला हैप्पी वाला। अब वो बहुत डिस्टर्ब है, शायद इज सैड, एंग्री है, शायद इज एंग्री। तो एटलीस्ट जैसे अपना एंगर निकालने के लिए वो लोग हिट करने लगते हैं फेस पे, या जमीन पे लेटने लग गए, या आवाजें निकालने लग गए, तो उसको समझ में आएगा बताना कि देखो मैं एंग्री हूँ। हो सकता है वो टच करके आपको बताए कि आई एम एंग्री। तो इस तरह से उसको हमें इमोशंस सिखाने हैं। पेन सेंसेशन नहीं होता है, बच्चों में चोट लग गई रोते नहीं है। तो जब हम उन्हें इमोशन सिखाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उनको चोट लगेगी तो आपके पास आके वो बोलने लग जाएंगे कि मम्मा चोट लगी है और दवाई लगा दो। जैसे शायद आप छोटी छोटी चोट भी होती है ना, उसमें ही बोलती है कि मुझे चोट लगी है दवाई लगा दो। तो और मैंने एक वो प्रिटेंडेंट प्ले भी मैंने डाला हुआ है, जिसमें बच्चे को हम कैसे समझ में आए कि चोट लगी है फिर हम दवाई लगाते हैं। तो वो आप वॉच कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा प्रिटेंडेंट प्ले है, शायद को उससे ही फायदा हुआ है।
और मे बी आप लोग को भी हेल्प हो सकती है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह से हम सिखा सकते हैं। और या फिर अब हमें क्या करना है कि अगर आपको इमोशनल और सोशल स्किल्स सिखानी है ना, तो उसका एक बेस्ट वे और होता है कि आप सोशल स्टोरीज फॉर्म करो। सोशल स्टोरीज क्या होती है कि हम छोटी-छोटी सी 2-3 लाइन की स्टोरीज फॉर्म करते हैं अपने आस-पास। जैसे अच्छा शाविया तो शाविया नहीं डर्टी हो गए शाविया ये क्लोथ, चलो हाँ शाविया अब जाएगी, बात करेगी और न्यू क्लोथ्स पहनेगी। मतलब इस तरह से छोटे-छोटे सोशल स्टोरीज बनानी है। बाथरूम जाना है तो उसकी एक सोशल स्टोरी कि शाविया को देखो पिट्ठू में दर्द हुआ, पेन हुआ, पॉटी आई, बाथरूम में गए, बैठा, पैन डाउन किया, पॉटी की और वॉश करके आ गए। तो इस तरह की सोशल स्टोरीज को ना आप ऐसे मुंह से बता सकते हो, प्लस आप उसको ड्रॉ कर लो। मतलब छोटा-छोटा ड्रॉ कर लो कि पेट में देखो पेट में पेन पेन हुआ, फिर बाथरूम में गए, पॉट की पिक्चर बना दी, पॉटी कर लिया, अब देखो मतलब सही हो गया, वॉश कर लिया। तो आप उसके साथ-साथ उसकी पिक्चर्स भी बना दो। शाम हो गई, देखो इवनिंग सनसेट हो रहा है, सनसेट की पिक्चर बनाई आपने, फिर वो पार्क में गए, हम वहाँ पे खेलेंगे, फिर वहाँ सबसे हेलो करेंगे, फिर वापस आ जाएँगे। और अभी बच्चा अगर और भी इनिशियल स्टेज पे है तो आप और छोटी-छोटी स्टोरीज बना लो। तो सोशल स्टोरीज आर वेरी हेल्प। तो गाइस सोशल स्टोरीज आप ज़रूर बनाएँ, इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मैंने स्टार्टिंग में शाविया के साथ सोशल स्टोरीज करके बहुत काम किया। उसकी ये पॉटी ट्रेनिंग में बहुत हेल्पफुल था सोशल स्टोरीज। मैंने पिक्चर्स ड्रॉ कर करके, लिख लिख के, बोल बोल के उसे सिखाया कि मम्मा के पास आओ, मम्मा मुझे पॉटी लगी है, फिर हम बाथरूम में जाएंगे। तो मैंने उसको बहुत सिखाया। सोशल स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप ये ट्राई करके देखो और इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। आपको आपको खुद से ही कुछ भी आपको एक कोई भी एक्टिविटी सिखानी है, डेली लिविंग की एक्टिविटी सिखानी है, तो उसको उसकी चीज़ों से उसकी जो बहुत मतलब जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उन इंटरेस्ट की चीज़ों के साथ आप उसको स्टोरी को जोड़ दो और ऐसे 2-3 सेंटेंस की स्टोरीज़ फॉर्म कर दो और फिर आप उसको बार-बार रिपीट करोगे बच्चे के सामने। और या तो फिर कभी ऐसी सिचुएशंस आई, वो बाहर गया वो सिचुएशन या घर में वो सिचुएशन है, तो आप फिर से उसको याद दिलाओ कि देखो हमने पढ़ा था ना, ऐसा-ऐसा हुआ था, देखो ऐसा हुआ। तो इस तरह से बच्चों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। देन हमारा ऑलमोस्ट कितने 8-9 पॉइंट्स हो गए। 9th पॉइंट है कि हमें जो ऑटिज़्म में 6 सेकंड रूल है, जो हमें फॉलो करना है। व्हाट इज़ 6 सेकंड रूल? इट इज़ दैट आप बच्चे से कुछ भी बच्चे को बोलते हो, कोई कमांड देते हो या कोई क्वेश्चन पूछते हो या उससे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने कुछ बोला उसके बाद वो बोले, तो उसको मिनिमम 6 सेकंड का आपको ब्रेक बीच में देना होगा। 6 सेकंड उसको अपने ब्रेन में प्रोसेस करने के लिए टाइम देना होगा, क्योंकि इनका प्रोसेसिंग डिफरेंट तरीके से होता है हमारे बच्चों का, तो वो दे टेक टाइम। तो आपको 6 सेकंड मिनिमम, मैं तो कहती हूँ आप 10 सेकंड मिनिमम दो उनको प्रोसेस करने के लिए, फिर उनको आंसर करने के लिए। इवन अगर आप गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, तो वो भी आप वो पॉज लेके 4-5 सेकंड के बाद गुड मॉर्निंग रिप्लाई बैक करते हैं। आप ये नोटिस करना। तो उनको टाइम दो। अगर वो नहीं कर पाए, फिर आप प्रॉम्प्ट करो। अगर प्रॉम्प्ट से भी नहीं हो पाया, प्रॉम्प्ट इज़ अगर आप नहीं समझ रहे प्रॉम्प्ट का मतलब, तो जैसे सपोज़ हमने क्वेश्चन पूछा कि जंगल का राजा कौन है? अब बच्चे को हमने टाइम दिया 6 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, बच्चा नहीं बता पाया, तो आप एक बार और पूछो जंगल का राजा कौन है? थोड़ा और उसको ब्रेक करके। अगर फिर बच्चा नहीं बता पाया 6 सेकंड्स में, तो फिर आपने कहा ला 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 ऐसे करके बोला। प्रॉम्प्ट इसे कहते हैं, प्रॉम्प्ट करना। मतलब आप किसी जो आंसर है उस वर्ड का स्टार्टिंग का जो लेटर है वो आप बोल के दिखाओगे उसको। ला ला अगर वो लॉयन ला से लॉयन पकड़ लिया उसने, तो इट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर अदरवाइज अगर वो नहीं पकड़ पाया, तो फिर आप उसे पूरा आंसर बता दो, लॉयन। तो इस तरह से आपको करना है। अगर बच्चा नहीं बता पा रहा तो आप पहले वेट करो, नहीं बता पा रहा आप प्रॉम्प्ट करो, उस आंसर को प्रॉम्प्ट करो। मतलब कि आंसर कोई भी वर्ड है, मंकी है तो म मतलब
उसके स्टार्टिंग का जो लेटर है उसको आपको बच्चे को वो कराना है कि आप उसे हिंट दे रहे हो तो अगर उसने पकड़ लिया मंकी तो इट्स गुड, और अगर नहीं पकड़ पाया तो फिर आप पूरा आंसर बच्चे को बता दो। सो उसको मतलब उस स्टेट में मत रहने दो आप कि उसको नहीं पता, बिकॉज उससे उसका मोरल डाउन होगा। तो आपने उसको आंसर कर देना है, और इस तरह से नहीं करना कि जैसे होता है ना कि हमारे फेस पे ये एक्सप्रेशन आ गया कि तुम तो बता ही नहीं पाए, तुमको आता ही नहीं है, मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं लाना, बहुत हैप्पी फेस के साथ आंसर करो। देखो लॉयन, इट्स लॉयन, लॉयन लिव्स इन जंगल, लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, मतलब उसको बहुत आप एक्साइटेड होके हैप्पी होके बताओ अपने फेस पे। इस तरह की वो नेगेटिविटी मत आने दो कि हमारा बच्चा तो वो उसको आता ही नहीं, वो बता नहीं पाया, तो उससे बच्चे का मोरल डाउन होगा। तो आप उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, हमको कम नहीं करनी, तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी वो। तो आप उस बच्चे को हमेशा मतलब इस तरह से आप क्या करो, जैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है वो नहीं बता पा रहा, कोई इट्स नॉट अ बिग डील, आप उसको आंसर दो, 2 बार दो, 4 बार दो, नेक्स्ट आप 5वीं बार पूछोगे ना तो वो बिल्कुल राइट आंसर आपको बता देगा। सो दिस इज द थिंग। अब 10th पॉइंट क्या है कि हमें जो है बच्चे का अगर अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करनी है, तो अब उसके लिए आप मैं मेरे हिसाब से जो मैंने किया, शादिया सिर्फ 1.5-2 साल की थी, 1.5 साल से ऑलमोस्ट मैंने उसके लिए बुक्स बाय करना शुरू कर दिया, तो और कलर्स, मतलब उसको मैंने इन्वॉल्व किया। उसे कैसे पता कि बुक्स में क्या कलरफुल क्या होता है, बुक्स क्या होती है, कलर्स क्या होता है, ये तो हमें इंट्रोड्यूस करना है ना। तो ये मत सोचो आपने हमारा बच्चा बहुत छोटा, अभी तो कलरिंग क्या ही करेगा, इतना छोटा बच्चा अभी वो बुक्स क्यों पढ़ेगा, नहीं आपको कलरफुल कलरफुल बुक्स, और उस टाइम तो मुझे इतना बुक्स का नॉलेज भी नहीं था कि ऐसी कोई टच एंड फील वाली बुक्स भी आती हैं या कुछ, हमने तो कभी नहीं देखी थी। तो मैं उसके लिए जैसे कलरफुल फ्रूट्स वाली, वेजिटेबल्स वाली, जो बेसिकली फर्स्ट बुक होती है बच्चों के लिए जो आती है, इस तरह की हेल्पर और ये वो सब कुछ उसमें होता था, तो वो उस टाइप की मैं उसे कलरफुल कलरफुल बुक्स मंगा के देती थी। और मैंने देखा कि उसको बहुत इंटरेस्ट आता, वो उस बुक्स को बहुत देखती, फिर मैं उसको मोटे वाले क्रेयॉन्स ला के देती, तो वो क्रेयॉन्स उसको इतना मतलब वो खुश हो जाती क्रेयॉन्स के लिए, वो इतनी एक्साइटेड रहती थी, वो टॉयज उसको पसंद ही नहीं आते थे, उसको उसको कलर तो वो कॉपी पे कलरिंग, मतलब अब उस टाइम तो क्या कलरिंग करती थी, बट उसको ये सब इस तरह से स्क्रिबलिंग करना, सर्कल बनाना, ये सब उसको पसंद था। तो वो 2 साल से ही ये सब करने लग गई थी, और वो क्या करती थी कि कलर्स जो थे उनसे कलरिंग करके फिर उनको पूरा ना उसको बॉक्स में नहीं रहने देती थी, पूरा फैला देती थी, और फिर उनपे जंप कर देती थी, कलर करने से एक्साइटेड हो जाती थी कि जंप करती थी, तो वो टूट जाते थे, और टूटने के बाद उसको वो इतने पसंद नहीं आते थे। मैंने ये चीज़ नोटिस की थी। तो मैं हमेशा उसको जैसे जो पैक टूट गया तो मैं वो देखती और मैं नया हमेशा मँगा के रखती थी ऊपर छुपा के, बट उसका हमारा ये था शाप था कि उसको पता था कि मम्मा ने ऊपर रखा है, तो वो हाथ उधर को मतलब वो पॉइंटिंग तो कर नहीं पाती थी, पर मेरा हाथ हमेशा उधर को करके मुझसे वो चीज़ें माँगती थी। तो बच्चे को ना आप इन चीज़ों से ना बहुत जल्दी ही उनको इसका एक्सपोज़र दे दो, तो इट इट विल बी गुड फॉर यू। मतलब पहले मुझे लगा, बाद बाद में जब डायग्नोसिस हुआ कि शायद मैंने गलत किया, क्या बुक्स और ये दे दिया और बच्चा अपने आप में रह गया, हमने मोबाइल दिखा दिया कलरफुल चीज़ों में, वो उसी दुनिया में चला गया। बट अब मुझे लगता है कि वो मेरा बेस्ट डिसीजन था श्राव्या के लिए जो मैंने लिया, कि मैं बुक्स पर कलर्स उसको इंट्रोड्यूस करके दिन भर उसको वो सब पढ़ाती रहती थी। बिकॉज़ उसका मुझे क्या फ़ायदा मिला कि एक तो ये तो मुझे बाद में पता चला कि शी कैन रीड, उसको रीड करना उसका गॉड गिफ्टेड है कि वो रीड कर सकती है, हिंदी, इंग्लिश बोथ। थोड़ा गलत करती थी, लेकिन बच्चा थोड़ा भी रीड नहीं कर सकता। वो 3 महीने की थी, वो रीड कर लेती थी, उसको स्पेलिंग याद आती थी, वो मैग्नेटिक लेटर से ना पूरी-पूरी स्पेलिंग लिख देती थी। उसपे अलमीरा के ऊपर लगे हुए थे, तो उनसे वो पूरी-पूरी स्पेलिंग, ऑटिज़्म की स्पेलिंग, ऐसे-ऐसे स्पेलिंग लिख देती थी। तो ये तो मुझे बाद में फिगर आउट हुआ, बट
फिर बाद में मुझे क्या मतलब बेनिफिट मिला उसका कि जैसे ही उसकी स्पीच आई ना, तो जैसे ही उसकी स्पीच आई, उसने बहुत मैं उसको डेली बहुत सिखाने लग गई और वो बहुत फास्ट पेस पे सीखने लग गई क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो एक्सपोज़र था। अब जब उसके पास शब्द आ गए, तो उसने बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, 2 वर्ड्स पे आ गई, 3 वर्ड्स पे आ गई, स्मॉल सेंटेंसेस पे भी आ गई। बहुत जल्दी उसने विदिन 6 मंथ ना वो सेंटेंस लेवल पे आ गई। फिर उसको धीरे-धीरे फंक्शनल वर्ड्स भी बोलने लगी कि बैठो, उठो, चलो, जाओ, आओ, ये सब वो बोलने लग गई थी। और बहुत उसने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन पे वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि वो पहले से ही उसके पास एक्सपोज़र था बुक्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, और वो बहुत कीन ऑब्जर्वर है। वो ज़रा-सा उसकी इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी है कि वो थोड़ा ही देख लेती है, एक बार देख लेती है तो उसको वो याद रहता है, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो फिर कभी भूलती नहीं है। इसलिए मैं उसको हमेशा हर चीज़ का एक्सपोज़र, हर चीज़ के बारे में नॉलेज देती रहती हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिकॉज़ उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, तो मुझे उसकी मेमोरी को यूज़ करना है उसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए। तो इसलिए आप बुक्स जो होती हैं वो बहुत बेस्ट एक तरीका है बच्चे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो आप डिफरेंट बुक्स लाइए, अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं भी लेता तो आप ट्राई करो डेली 5 मिनट 10 मिनट उसको बुक्स के साथ बैठाओ और आप बैठो और बुक्स पे उसको, जैसे आप टच एंड फील वाली बुक्स ले लो, उसपे वो उससे हैंड्स को रब कराओ उसपे, और उसको वो जो भी स्टोरी होती है वो थोड़ा आप उसको स्टोरी टेलिंग करो, वो स्टोरी जो है वो रीड करके, अगर बच्चे की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो सिंपल वर्ड्स में उस स्टोरी को आप रीड करके, थोड़े फेसेस बना के, थोड़े होते हैं ना जैसे वो एक लायन था, मतलब इस तरह की ऐसे करके, मतलब अलग-अलग तरह से जैसा-जैसा जैसी स्टोरी है उस हिसाब से आप उसको बच्चे को कराओ। तो बच्चे की आप देखोगे कि धीरे-धीरे जब उसका बुक्स की तरफ रुझान जाएगा ना, तो वो उसमें इंटरेस्टेड होगा, तो उसकी लर्निंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी क्योंकि बुक से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। देन आप ना जैसे अब थोड़ी हमारी स्पेशल एजुकेशन वाली एक्टिविटीज़ भी हैं जिनके थ्रू बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे ये बुक थी, ये बहुत अच्छी बुक लगती है मुझे, 365 कलरिंग बुक बहुत ही थिक होती है। इसमें सारे मतलब ऑलमोस्ट इसमें सारे एनिमल्स, फ्लावर्स, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। एक्शन वाले वर्ड्स, हेल्पर्स, देखो जैसे गर्ल गर्ल इज़ रनिंग, तो एवरीथिंग इसमें मिल जाएगा। तो आपको एक चीज़ इससे डबल फ़ायदा क्या होगा कि आप इसमें बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराओगे, प्लस आप इसमें बच्चे को सेंटेंस मेकिंग सिखाओगे, ये फ्लावर है, ये बी है, तो आप यहीं पे लिख दो ना ये बी है, तो धीरे-धीरे आप जब बार-बार लिखा हुआ बच्चा देखेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये बी है। तो इस तरह से आपको करना है और फिर इसी में एक्शन वर्ड्स भी है, तो आप एक्शन वर्ड सिखा सकते हो कि बॉय इज़ रनिंग, बॉय दौड़ रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं, सीज़र से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, देखो फ्रेंच फ्राइज़ क्या करते हैं, खाते हैं। मैंने उसको बुक से जब उसकी स्पीच आ गई मैंने बहुत सिखाया है। आप मेरी बात पे मुझे ट्रस्ट मी, आप बुक्स लाइए और बुक से बच्चे को सिखाइए और इसमें देखिए आप कलर के साथ-साथ सिखाइए। अभी कलरिंग की एक बहुत मेजर टारगेट है बच्चे के लिए। बच्चे कलरिंग उनमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो बहुत लाइन में प्रॉपर इनसाइड द लाइन कलरिंग करें। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस तरह से प्रॉपर कर लेते हैं। तो जो नहीं कर पा रहे उनको तो हमें सिखाना ही है ना। और कलरिंग से भी बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है कि कौन से पार्ट में कौन सा कलर है। उनको ये एक तरह का ये इमिटेशन ही है। आप कह सकते हो पिक्टोरियल इमिटेशन समझ लो या कुछ भी समझ लो कि अच्छा ये कैरेट है तो ये ऑरेंज है तो मुझे यहाँ ऑरेंज करना है। अब ये छोटा-सा पार्ट देखो, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन करना है, यहाँ पिंक करना है, डार्क पिंक, लाइट पिंक, ब्लैक आईज़ बनाने हैं। तो आप समझ लो कि इसको इस तरह से इमिटेट करना पड़ेगा इसमें कलर करने के लिए। तो बच्चा अगर खुद से कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहा है तो आपको सिखाना होगा कि देखो यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे आप ग्रीन करोगे, ऑरेंज है तो ऑरेंज करोगे। तो बुक्स ये वाली बुक बहुत बेस्ट है। इसके थ्रू आप बहुत कुछ सिखा सकते हो और पिक्चर को डिस्क्राइब करो आप। देखो फ्रेंच फ्राइज़ खाई थी शाबिया ने, कहाँ खाई थी, कहाँ खाई थी बताओ? मॉल में। तो आप इसके थ्रू ना बहुत सारे आप उसके साथ उसको उससे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो।
तो एक तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको उसकी स्पीच को बेटर करने में हेल्प मिलेगी, उसकी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, प्लस आप इसमें बच्चे को कलर भी करवाओगे तो इमिटेशन वाला पार्ट भी होगा। देन इसके अलावा इसमें क्या होगा कि आप बच्चे को की थिंकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर रहे हो कि कौन सा कलर कहाँ पे करना है, क्या कैसे करना है, तो वो उसको थिंकिंग उसकी स्टार्ट होगी, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बहुत क्लोजली उस पिक्चर को, और फिर इस पिक्चर में कलरिंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से भी उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और फिर जो चीज़ें आपने दिखाई, जैसे अब ये रैकेट है तो आप एक पास घर में रियल रैकेट भी है तो फिर आप वो भी दिखाओगे, देखो ये पिक्चर में है, देखो ये रियल रैकेट है, इससे हम इससे खेलते हैं, कॉक से खेलते हैं, इट्स अ गेम। तो मतलब आपको सिखाने के लिए एक ये समझ लो, आप इसे हम कहते हैं ना, एक ऑडियो विजुअल एड जाएगा, ऑडियो आपकी वॉइस और विजुअल बुक से आपको देना है। तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके इवॉल्व करने पड़ेंगे बच्चों को सिखाने के लिए। तो मेरे तो बुक्स बहुत क्या कह सकते हैं आप, बेस्ट फ्रेंड थी मेरे लिए बुक, और मेरे लिए तो मैजिक से कम नहीं है। मैंने उसको बुक्स में अभी भी बुक्स में उसको पिक्चर डिस्क्रिप्शन करने को बोलती हूँ। जैसे ये बहुत बेसिक पिक्चर है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। एक्चुअली मैं स्पीच सीरीज में मेरा नेक्स्ट टारगेट यही था, लेकिन मैं वीडियोस वो बना ही नहीं पाई स्पीच की, अभी मैं ये बनाने लग गई। बट मैं स्पीच वाली भी फर्दर आगे बनाऊंगी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हो, देखो इस पेज पे कौन कौन है, जिराफ है, ये देखो ये एलिगेटर है, ये क्रैब है। फिर आप कलर्स कर दो कि देखो जिराफ येलो कलर का है, एलिगेटर ग्रीन है, क्रैब रेड है। तो आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो ये तो आपको करना है डेली, आप उसको एक कलरिंग का, अगर वो खुद से नहीं करता, बहुत से बच्चे खुद से करते रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठ के ही कराओ। जैसे आप इनसाइड द लाइन का कॉन्सेप्ट और हर चीज उसके साथ आप बोलते रहोगे, उसको डिस्क्राइब करते रहोगे, तो बच्चा सुन रहा है, वो समझता है, तो इस तरह से वो समझेगा। तो ये तो एक चीज हो गई। फिर आप डेली कलरिंग कराओगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी दिमाग से निकल जाता है मेरे बहुत। नेक्स्ट क्या है कि हमें अब बच्चे को ट्रेसिंग करवानी है। अब आप कहोगे ट्रेसिंग तो बहुत सिंपल सी चीज है, उससे कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? होगी ना, एकेडमिकली अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हमारा बच्चा अभी छोटा है, स्टार्ट कर रहा है, 3 साल का है, 4 साल का है, अभी लिखता नहीं है, तो आप पहले उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सिखाओ। जब वो प्रॉपरली ट्रेस कर दे, उसमें स्टॉप, गो एंड स्टॉप का कॉन्सेप्ट सिखाओ, ग्रीन और नीचे रेड, गो फ्रॉम ग्रीन एंड रेड पे स्टॉप। तो बच्चे स्टॉप नहीं करते, वो लाइन में नहीं लिख पाते, पूरा लिखते हैं बड़ा बड़ा। तो आपको ये स्टॉप का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना पड़ेगा। तो ये सिखाओ। जब बच्चा स्टैंडिंग और स्लीपिंग कर लेगा, उसके बाद आपको उसको कर्व्ड लाइन सिखानी है। कर्व में सी और फिर उल्टा डी, मतलब ये शेप और फिर ये शेप, और फिर जिगजैग, इंक्लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर जिगजैग आप हॉरिजॉन्टल कर दो, फिर वर्टिकल कर दो। उसके बाद वो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर जैसे आपने सी और ये ऐसे करा, फिर कर्व्ड मून कर दो, मतलब कर्व्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर दिया आपने। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ये बुक्स, आपको बच्चों की जो बुक्स होती है ना, ये प्ले ग्रुप वाली, उनमें ये सब होता है। तो वो आप चाहो तो बुक्स में करवाओ, पर पहले बुक से पहले बेटर है कि आप कॉपी में खुद से डॉट डॉट लगा लगा के थोड़ा बड़ा करवाओ। देन बुक्स में थोड़ा छोटा होगा, फिर बुक्स में करवाओ आप। तो बच्चे को आप सोचो ना, ये इन सब चीजों में क्या है कि बच्चे का थॉट प्रोसेस लगता है, बच्चे को उसको सोचना पड़ेगा करने से पहले कि मैं कैसे हाथ मूव करूं। हाथ अपने आप थोड़ा ना मूव हो रहा है, वो ब्रेन से ही बच्चे के हाथ को सिग्नल मिल रहा है कि उसको इस तरह से मूव करना है। तो हम ब्रेन के पास अपने उसको बच्चे हम ब्रेन को इनपुट दे रहे हैं ना, ब्रेन को इनपुट दिया हमने, बच्चे ने अपनी आई से इनपुट लिया, ब्रेन में गया, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होके उसके हैंड्स में सिग्नल आएगा, और वो उस तरह से ही ट्रेस कर पाएगा। तो आप ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो हमें ब्रेन के बोथ हेमिस्फेयर्स एक्टिवेट करने हैं, उनको इंटीग्रेट करना है, माइंड का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है। तो इन सारी एक्टिविटीज से ये सब कुछ होगा। तो डेली आपको चाहिए कि 5-10 मिनट आप निकालो, 5-10 मिनट
बुक्स में कुछ पिक्चर, ये मत सोचो आप पूरी करोगे, 2-3 पेज ले लो, उतना सिखाओ। फिर 5 मिनट आपने थोड़ी ट्रेसिंग कराई, 10 मिनट्स ट्रेसिंग करा ली, 10 मिनट्स कलरिंग करा दी, तो इस तरह से उसकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी हो जाएंगी और उसका ब्रेन, मतलब बच्चे की सिटिंग आ जाएगी, बच्चा बैठने लगेगा। फिर जब बच्चा इन चीजों में इन्वॉल्व होने लगेगा तो फिर उसकी हाइपर एक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा, वो कम होगा और बच्चे का ब्रेन चलने लगेगा, तो वो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सीखेगा भी। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप ये सोचो कि एक एक्टिविटी से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो हमें किसी भी एक्टिविटी को छोटा नहीं समझना है और हमें करना है। देन हमें फिर हम क्या करेंगे, जब बच्चा ये कर लेगा उसके बाद हम ना शेप, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी शेप्स हैं उनको हम डॉटेड में बच्चे को देंगे और शेप्स को जॉइन करवाएंगे डॉट्स, और फिर हम उनको बताएंगे देखो ये शेप सर्कल है। और फिर आप एक सर्कल, चाहो तो आप गूगल से आप निकाल लो शेप्स के पेजेस और उससे वो सर्कल ट्रायंगल ये सब कट कर लो कलरफुल। और फिर आप सर्कल जब आप दिखाओगे ना तो आपको उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी रखना है जो सर्कल है। सपोज स्फीयर है तो आप बॉल रख दिया आपने, सर्कल है तो आप सर्कुलर वॉच रख दो। देन स्क्वायर है तो आप कुछ कुछ भी जो स्क्वायर हो, जैसे आप स्क्वायर बुक कॉपी ले सकते हो स्क्वायर वाली, या फिर स्क्वायर में कुशन ले सकते हो। ओवल है तो एग ले सकते हो। मतलब आपको ये एग्जाम्पल्स देने हैं उसके साथ कि देखो ओवल, ये देखो ये कौन सा शेप है, द शेप इज ओवल। और हमारा एग क्या होता है, ओवल शेप्ड ओवल। ऐसे करके आप डेली कराओगे तो बच्चे को शेप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। और हमें शेप्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं करानी है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को शेप्स आती है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको ये सब कुछ आता है। पर मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं उसको शेप सिखा रही हूँ, मैं उसको कनेक्ट करना चाहती हूँ एक रियल ऑब्जेक्ट के साथ, जिससे बच्चे को समझ में आए कि हम शेप क्यों पढ़ रहे हैं, उसका उसका एक रीजन, हम शेप क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमको जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनके शेप पता करने हैं, तो इसलिए हम शेप पढ़ रहे हैं। तो उससे बच्चे की थोड़ी थिंकिंग इम्प्रूव होगी, थोड़ा ब्रेन पे उसको अपने प्रेशर डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। तो वो सब सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये आप करोगे एंड देन आप जितना हो सके बच्चे को, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वरना मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। तो अब आप जितना हो सके आप बच्चे को बाहर आपको घुमाना है। ये आप सोच लो कि जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आपको मॉल में या किसी भी प्लेसेस पे लेके जाना है। और जैसे डेली में आपको पार्क लेके जाना है, स्कूल के साथ आप पार्क ले जा सकते हो, तो वहाँ पे आप उसको हर चीज के बारे में बताओ। आप जा रहे हो, आप बताओ हम किससे जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, देखो वो बिग ट्री, देखो सन, देखो अभी सन सेट हो रहा है, देखो ऑरेंज हो गया, सनराइज दिखाना है उसको। मतलब आप उसको नेचर के साथ कनेक्ट करो, उसको नेचर में जो रियल ऑब्जेक्ट है, नेचर में जो भी रियल चीजें हैं, ट्री प्लांट, इस तरह से आप रिकॉग्नाइज करो। रोड है, ब्रिज है, मतलब कुछ भी है वो आपको सिखाना, वो उसको बताना है और आपको रोज बताना है। तो रोज आप 4-5 चीजें बच्चे को बताओगे तो उसके माइंड में वो रोज देखेगा तो वो सीखेगा। तो इस तरह से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी कि हम कहीं जाना हो तो हम किससे जाते हैं, हम स्कूटर से जाते हैं और हम मम्मा ड्राइव करती है। मतलब ऐसे इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं बट ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं। तो यू हैव टू डू इट। आप उसको घुमाने जरूर ले जाओ, जितना हो सके उतना एक्सपोजर दो, तो वो बहुत जरूरी है। देन हमको क्या करना है, अब हम उसके नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हम करेंगे बेसिकली। हम मैंने लिखा था कि मेमोरी गेम्स खिलाएंगे। मैंने मेमोरी गेम्स की ऑलरेडी मेरा किसी न किसी वीडियो है जिसमें मैंने मेमोरी गेम के बारे में बताया हुआ। हाँ, स्पीच थेरेपी में होगी तो उसमें हम मेमोरी गेम खेलेंगे। मेमोरी गेम कैसे खेलेंगे, आप पिक्चर कार्ड्स ले लो और उनको जैसे आप स्टार्टिंग में 3 लगाओ, फिर उनको बच्चे को दिखा दो कैट, डॉग, हॉर्स, और फिर हमने उसको फ्लिप कर दिया और फिर आप उसी सीक्वेंस में पूछो फर्स्ट क्या था, कैट, डॉग, हॉर्स। बच्चा अगर नहीं बता पाया तो आप प्रॉम्प्ट करो कैट कैट, तो कैट, डॉग, डॉग, डॉग,
फिर यहाँ पे क्या है एलिफेंट। तो इस तरह आप प्रॉम्प्ट करो, अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है फिर आप डेली वो आप 5 मिनट खेलो इस तरह से गेम। धीरे धीरे आप देखोगे बच्चा बता पाएगा, और फिर धीरे धीरे आप चाहे कहीं से ही पूछ लो, सेकंड वाला पूछ लो, पहले थर्ड वाला पूछ लो, फर्स्ट पूछ लो, बच्चा आपको इजीली बता देगा। फिर आप उसको जब बच्चा इतना कर पाए तो 5 कार्ड कर दो, फिर 10 कार्ड कर दो, मैक्सिमम 10 तक तो लेके ही जाओ आप बच्चे को, 15 भी ले जा सकते हैं हम। तो इस तरह से बच्चे को के साथ मेमोरी गेम खेलना है, जिससे वो उसके अंदर उसके ब्रेन को ये इस तरह से मैसेज हमें प्रोवाइड करना है कि उसको रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब उसको देखना है, ब्रेन में मेमोराइज करना है, और फिर जब हम पूछ रहे हैं तो उसको उस पिक्चर का नाम बताना है कि इस कार्ड में कौन सी पिक्चर है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेमोरी गेम आप प्लीज मेरे स्पीच जो स्पीच थेरेपी का सीरीज है वो प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख लीजिए। मैंने उसमें बहुत अच्छे से प्रॉपर आपको शो किया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर हमें व्हाट्स इन द बैग, एक बैग ले लो आप, उसमें ट्रांसपेरेंट बैग नहीं, ओपेक बैग लेना है, उसमें आपने 3-4 उसके टॉयज डाल दिए। अब आप पूछोगे देखो बैग, उसको दिखा के डालो आप, बैग में क्या है, बैग में क्या है, तो वो 4 अगर आपने 3 टॉय डाले तो वो तीनों के नाम ले। तो इस तरह से उसको बार बार सिखाना है। देन हम उसको क्या कर सकते हैं कि हाँ, अब आपको क्या करना है कि हमें उसको उसकी मेमोरी को भी शार्प करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको डेली रूटीन, डेली अब वो कितने बजे उठता है, कितने बजे ब्रेकफास्ट खाता है, उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, उसने फिर वो स्कूल से कब वापस आया, लंच पहले आप टाइम टाइम 1 या 9 पे मत जाओ कि 9 AM हो रहा है, 1 AM हो रहा है। पहले आप मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में सिखाओ कि मॉर्निंग में हमने देखो ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, बनाना खाया, मिल्क पिया, फिर लंच में क्या खाया, उसमें क्या खाया। तो शुरू में बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते हैं, कोई बच्चा रिकॉल नहीं कर पाता है। अब शादिया का आप बोलोगे IQ अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती थी। अब उसने मतलब कब से शुरू किया होगा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5.5 साल या हाँ 5.5 के बाद ही वो थोड़ा अच्छे से बताने लग गई, वरना पहले वो हमें उसे प्रॉम्प्ट करना पड़ता था, वो नहीं बता पाती थी। तो डेली डेली आपको ये पूछना है कि आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, और डेली उसको अगर वो नहीं बता पा रहा तो जब भी आप ब्रेकफास्ट खिलाते हो तो आप बताओ देखो हम बनाना खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, लंच में हम ये खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं। तो आप उसको बताओ। तो धीरे धीरे देखोगे आप करते करते, उसमें टाइम लगेगा, महीनों लग जाएंगे। आप रोज करते जाओगे तो बच्चा धीरे धीरे कुछ कुछ बताने लग जाएगा। तो इससे क्या है, बच्चे की जो मेमोरी है, कि उसको जो रिकॉल करने वाली मेमोरी है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगी, कि उसको रिकॉल कर पाएगा। क्योंकि इसमें बच्चे को इश्यू है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो बट जब हम उनको बार बार रिकॉल करने के लिए बार बार ये इनपुट दे रहे हैं कि रिकॉल करो, ब्रेन को हम इनपुट दे रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे ब्रेन उस तरह से अडेप्ट कर लेगा और वो रिकॉल कर पाएंगे बच्चे। तो डेली रूटीन में को आपको ब्रेक करके उनको वो करना ही है। देन आप इसको करने के बाद आप क्या करोगे, डेली आप बच्चे से पूछोगे कि टुडे इज विच डे, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, जो भी है। बच्चा पहले नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाते बच्चे, कैसे बताएंगे। स्कूल में हाँ टीचर लिखती है ब्लैक बोर्ड पे, जैसे अब शादिया को पता रहता है, क्योंकि वो अब उसका ब्रेन उस लेवल में तक पहुंच गया है कि वो डेली स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे मैम लिखती है, तो वो वहां से पढ़ के उसको ये याद रहता है कि हाँ आज वेडनेसडे है, आज ट्यूसडे है। अब वो डेट भी बता लेती है आराम से कि आज 8 है, तो मंथ है फेब्रुअरी, तो 2 लगेगा, 8/2/26। अब वो होमवर्क में लिख भी लेती है, लेकिन इसे बहुत हार्ड वर्क दिया है, बहुत टाइम से मैं उसको सिखा रही थी, अब करने लग गई है वो। तो इसी तरह से आपको डेली पूछना है व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डेट। पहले आप डे पूछो कौन सा डे है, अच्छा वेदर कैसा है, सनी, क्लाउडी। तो वो आपको रोज उसको बताना पड़ेगा, आप रोज पूछोगे और रोज उसे बताओगे। या आप स्कूल ले जा रहे हो, आप पूछो क्या टुडे व्हाट्स द वेदर टुडे, तो बच्चा बोले कि हाँ इट्स सनी, इट्स क्लाउडी, आप बताओगे। तो फिर आप देखोगे कि आप पूछ रहे हो ना, तो वो आराम से रिकॉल कर लेगा। तो हमें उसकी रिकॉलिंग जो मेमोरी है ना,
वो हमको डेवलप करनी है, वो हमको स्ट्रॉन्ग करनी है कि बच्चा पीछे पास्ट की बातें रिकॉल कर पाए। और इस तरह से आप रिकॉल करवाओगे तो आप देखोगे कि वो आराम से आपको पुरानी बातें भी उसकी बता लेगा वो इजीली। तो आपको डेट फिर धीरे-धीरे आप मंथ, फिर आप ईयर, ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाओगे और धीरे-धीरे बच्चा बता पाएगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको अब जैसे हम जो डेली रूटीन में करते हैं ना, जैसे सपोज़ ब्रश करते हैं, तो अब हम ब्रश के उससे स्टेप्स पूछेंगे कि हम ब्रश कैसे करते हैं। तो आप पहले आपको बताना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। तो हमने टूथब्रश लिया, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस रखो, टूथब्रश लिया, टूथपेस्ट लगाया, ब्रश किया, ब्रश पर रब 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 एंड देन फोम फोम आ गया। हमने स्पिट किया, देन हमने वॉश किया, हमने वॉश किया फेस को और मुंह को। फिर आपने टंग क्लीनर किया, अगर आप टंग क्लीन भी करवा रहे हो तो हमने कुल्ला किया, हमने फिर अपना फेस वॉश कर लिया। तो इस तरह से मतलब आपको ब्रेक कर करके जो कि डेली रूटीन के हम काम कराते हैं, जैसे बाथिंग करानी है तो बाथिंग को आप ब्रेक करके उससे पूछो हम बाथिंग कैसे करते हैं। हमने कपड़े निकाले, हॉट वाटर हमने फर्स्ट गीजर ऑन किया, फिर हमने हॉट वाटर बकेट में फिल किया, हमने क्लोथ्स निकाले, फिर हम गए, हमने सोप रब रब किया, फिर हमने वॉश किया, फिर हम बाहर आए। मतलब आपको थोड़ा क्रिस्प, और मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, आप थोड़ा और छोटा और क्रिस्प कर लो इसको, जिससे कि बच्चा थोड़ा जल्दी उसको समझ में आ जाए। और इस तरह से आपको उसके जो भी आप कराते हो, लंच कराते हो तो भी हर चीज़ को आप ब्रेक करके पूछो। अच्छा लंच कैसे करते हैं? चेयर पे बैठते हैं, टेबल में खाना रखते हैं, फिर खाते हैं, फिर हैंड वॉश करते हैं। मतलब इस तरह से आपको हर चीज़ पूछनी है जब तक कि बच्चा अपने आप से बता ना ले। इसमें बहुत टाइम लगता है गाइस। मैंने तो 2 साल पहले से ही ऑलमोस्ट ये सब स्टार्ट कर दिया था, या ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले से। तो धीरे-धीरे रोज़-रोज़ मैं उसे सिखाती रही, और इवन मैं तो क्या करती थी, फ्लो चार्ट की तरह ना पूरा पेपर पे नोट डाउन भी करती थी, क्योंकि वो रीड कर सकती थी। तो पेपर पे पूरा मैं ऐसे लिख-लिख के ऐसे एरो लगा-लगा के लिख-लिख के फ्लो चार्ट बनाती, जैसे हम कंप्यूटर्स में नहीं बनाते हैं फ्लो चार्ट, तो उस तरह से मैं फ्लो चार्ट बनाती थी, शारदा को रीड करवाती थी। मैं खुद उसको रीड कर के बार-बार बोलती थी, एक्शंस करके दिखाती थी। तो इस तरह से करते-करते ना फिर अब अभी भी अगर आप बोलोगे तो हो सकता है बहुत फ्लुएंट ना हो, बट हाँ, उसको आ गया है समझ कि हमको अपने रूटीन को कैसे ब्रेक करके बताना है। देन द लास्ट अभी मेरे हिसाब से मैंने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, मेरी कुछ और छूट भी जाए, बट मैं जितना हो सकता था मैंने उतना कोशिश किया कि मैं आपको सारे पॉइंट बता पाऊँ। तो अब मेरी लिस्ट में लास्ट पॉइंट क्या है कि अब आप उसको ये कराना है कि आप उसको जैसे माई सेल्फ, सबसे पहले माई सेल्फ बच्चे को हम सिखा देते हैं, तो या नहीं सीखा है अगर बच्चा, तो उसको आप माई सेल्फ सिखाओ, 6 पॉइंट्स अबाउट योरसेल्फ और 5 पॉइंट्स अबाउट योरसेल्फ। अगर बच्चा छोटा है तो 2 या 3 points about yourself. My name is Shravya. I am a girl. Then I live in Dehradun. I study at यहाँ I study in Learning Tree. I study in class 2। तो इस तरह से बच्चे को आपको सिखाना है। इवन वो बुक्स में पिक्चर्स भी लगाने की होती है माई सेल्फ में, कि उसकी पिक्चर लगा दी और वहाँ पे नोट डाउन करना होता है। तो वो सब तो आप कराते हो माई सेल्फ, तो हर बच्चे को पेरेंट्स कराते ही है। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी चीज़ें लेनी है, जैसे उसका फेवरेट क्या है, अगर काऊ है तो काऊ ले लिया। ओके, टेल मी 5 पॉइंट्स अबाउट काऊ। अगर 5 नहीं तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स अबाउट काऊ। तो काऊ इज एन एनिमल, काऊ गिव्स अस मिल्क, या ऐसे कुछ भी सिंपल बच्चा नहीं बता पा रहा तो आप उसको सिखाओगे कि काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काऊ लिव्स इन शेड, काऊ गिव्स अस मिल्क, ऐसे करके आपको बताना है उसको पॉइंट्स। तो धीरे-धीरे बच्चा 5 पॉइंट भी बता पाएगा। तो फिर अगर काऊ से सीख लिया तो आप हॉर्स का बताओ, फिर या तो फिर आप लॉयन का बताओ, वाइल्ड एनिमल्स ले लो। मतलब बहुत कुछ है। अगर बच्चे को कार्स पसंद है तो उसको वो कार दे दो। ओके, टेल मी 5 पॉइंट्स अबाउट दिस कार। So car, this is a vehicle. It is red in color. It has 4 wheels. It is almost क्या 5 सीटर। तो इस तरह से मतलब बच्चे को आपको सिखाना है। तो जैसे आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो आपको बताना है, देखो कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, हमें पेट्रोल फिल करवाना है।
तो हर चीज़ आपको हर चीज़ से उसको आपको अपने आप बच्चा नहीं सीखेगा। हमारे बच्चों में यही तो इश्यूज़ है कि वो अपने आप वो नोटिस ही नहीं करते इन सारी चीज़ों को, कि क्या हो रहा है उनके आस-पास। अगर वो नोटिस करते तो वो सीख ही जाते। नॉर्मल बच्चे मैं देखती हूँ डेढ़-डेढ़ साल के हैं और वो समझ रहे हैं सब कुछ। भले वो बोल नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी आवाज़ें निकाल रहे हैं या कुछ थोड़ा तोतली आवाज़ में बोल रहे हैं, बट वो समझ जाते हैं, वो सब कुछ सीखने लग जाते हैं। अब मैंने देखा ना तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, हमारे बच्चे तो नहीं सीखते ना, हमें इतना कुछ तो करना पड़ रहा है ये सारा कुछ। तो हमारे बच्चे नहीं सीखते, हमें उनको हर चीज़ बतानी पड़ेगी, हर चीज़ सिखानी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही डेवलप होगी धीरे-धीरे। आप 5 पॉइंट्स अबाउट पार्क, 5 पॉइंट्स अबाउट स्कूल ऐसे कर के धीरे-धीरे सिखाओगे ना, तो हमें उनकी बेसिकली क्या ट्रिगर करना है, उनके ब्रेन को हमें ट्रिगर करना है। अब हम जो है ब्रेन को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रेन के पास जाएगा, प्रोसेस होगा और कहीं न कहीं वो ब्रेन में मेमोरी की तरह बन मतलब आ जाएगा, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को हमेशा के लिए याद कर लेगा। हो सकता है हमेशा के लिए ना करे तो आप बार-बार उसको सिखाते रहोगे ना, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। एटलीस्ट बेसिक तो हो ही जाएगा, बच्चे को समझ में आ जाएगा बेसिक चीज़ें। अपने आस-पास की हमारे आस-पास क्या हो रहा है। सो गाइस ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई, 1 आवर की हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखना भी पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि हम हमारे स्पेशल पेरेंट्स के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो घंटे-घंटे भर की वीडियोज़ देख पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो फिर मैं इसको ब्रेक कर दूँगी 2 पार्ट्स में। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करेंगे तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बेटर होगी। ये सारा कुछ मेरा टेस्टेड है। श्राव्या के साथ मैंने इस तरह से ही काम किया है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ, तो समराइज़ करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरी मेमोरी बहुत पुअर हो गई है, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ वी हैव टू यूज़ द चाइल्ड्स नेम, जिससे कि उसका रिस्पॉन्स टू नेम बेटर हो जाए। देन थर्ड वी हैव टू यूज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। सेकंड इज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। थर्ड इज़ वी हैव टू मेक हिज और हर रूटीन। तो एक रूटीन हमें कंसिस्टेंट बनाना है जो हमें फॉलो करना है। देन थर्ड इज़ वी आर यूजिंग विजुअल एड्स for the learning because our kids are visual learners. Then fourth is we have to focus on their strength and their interest. उनका जो इंटरेस्ट है उसको आपको पिक करना है और उसके थ्रू बच्चों की लर्निंग करानी है। फिफ्थ इज कमांड फॉलोइंग। कमांड फॉलोइंग कराने के लिए हमें बिल्कुल पहले सिंगल कमांड देंगे हैं, फिर डबल, देन मल्टीपल कमांड्स पे हम धीरे धीरे आ जाएंगे। हमें एक सिक्स इज काम एंड पेशेंट एनवायरनमेंट बच्चे के आसपास रखना है। उसको ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाकों पे लेके नहीं जाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे को सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आवाज़ें और बहुत ज़्यादा भीड़ देख के बच्चे को सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा और बच्चा फिर अपने बिहेवियर या टेंट्रम्स करने लगेगा। तो इस तरह से उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप उसको इतना ऐसी जगहों पे मत ले जाओ। जब धीरे-धीरे आप उसे यूज़ टू करोगे बच्चों के बीच रहने, पार्क में जाके, स्कूल में जाके, जब वो रहना सीख जाएगा उसके बाद आप लेके जा सकते हो। देन हमें वी हैव टू टीच आवर किड्स द सोशल इमोशनल स्किल्स। तो उनको इमोशन सिखाने हैं, उनको सोशलाइज़ करना है, तो सबके साथ हैंडशेक करवाना है, सबके नाम पूछना सिखाना है, हाउ आर यू पूछना सिखाना है, खुद को भी बच्चे को भी आंसर देना सिखाना है कि जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप क्या बोलोगे, आई एम फाइन। तो ये सब कुछ आपको सिखाना है। देन हमें बच्चे के लिए सोशल स्टोरीज के थ्रू हम बच्चे की लर्निंग कराएंगे। स्मॉल स्मॉल डेली एक्टिविटीज, डेली कुछ भी आप करा रहे हो ना, पार्क लेके जा रहे हो, घर में नहला रहे हो, खिला रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, आप हर चीज़ की सोशल स्टोरीज के थ्रू उसको वो लर्निंग करा सकते हो कि हैंड वॉश हम कब करते हैं, जब बाहर से आते हैं हैंड्स डर्टी होते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद।
तो इस तरह से आप छोटी छोटी सोशल स्टोरीज विद पिक्चर्स ड्रॉ करके बच्चे को अगर दिखाओगे, या ड्रॉ कर लो या आप गूगल से निकाल लो, तो बच्चा बहुत जल्दी लर्न करेगा। फिर द बेस्ट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग इन माई नॉलेज इज द बुक्स। आप कलरफुल कलरफुल बुक्स लाओ, बच्चों को बुक से इंट्रोड्यूस कराओ। बच्चा नहीं बैठता है, बुक्स नहीं पढ़ना चाहता, तब भी आप उसको डेली सिटिंग करा के 10 मिनट उन बुक्स में इन्वॉल्व करो ही करो, जिससे बच्चे की धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो बुक्स में और वो बुक्स पढ़ना सीखे। देन हमें कलरिंग बुक्स लेनी है। कलरिंग बुक्स के मैंने आपको मल्टीपल यूज बता दिए हैं। कलरिंग डेली करवाने, जिससे बच्चे को ये समझ में आए कि जो पिक्चर में दिया गया है वो ही कलर हमें अलग अलग पर्टिकुलर प्लेसेस पे करने हैं, जिससे उनकी इमिटेशन भी आएगी। और इनसाइड द लाइन कलर करना है, वो आप बार बार बताओगे, कैसे करना है वो सिखाओगे, तो एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगी, उसके थ्रू लर्निंग भी होगी, उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होगी। तो कलरिंग जरूर करवाना है। फिर हम उनको ट्रेसिंग कराएंगे। सिंपल से हमें लेवल अप करते जाना है, और ट्रेसिंग में फिर हम शेप ट्रेस कराएंगे रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। उस शेप को बच्चे को सिखाएंगे, जिससे जस्ट खाली एक ऐसा ना हो ना कि खाली हम बस याद करने के लिए बच्चे को शेप याद करवाए, नहीं, उसका जो रियल मीनिंग है, क्यों हम कर रहे हैं, वो उसको समझ में आना चाहिए, हमारा क्या आइडिया है ये करने का। उसके बाद हमने उन बच्चे को जितना हो सके बाहर लेके जाना है, अलग अलग प्लेसेस पे उनको इंट्रोड्यूस कराना है हर चीज से। पार्क में, मॉल में, कोई भी घूमने की प्लेस है, कोई लेक है, कुछ भी है, सब जगह लेके जाना है। हर जगह उनको बहुत सारी, आप नेचर से उनको मिक्सअप करवाना है। नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, वो सारी हमें उन्हें आइडेंटिफाई करानी है और उनके इम्पोर्टेंस बच्चे को बताने हैं। देन हमें मेमोरी गेम्स खेलने हैं बच्चे के साथ, और व्हाट्स इन द बैग खेलना है, या फिर हमें उनको जो उनका डेली रूटीन है, जो क्या वो खा रहे हैं, क्या वो पीते हैं, उनसे हमें उनको पूछना है कि वो रिकॉल कर पाए कि उन्होंने मॉर्निंग में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, इस तरह से। और उसके बाद हमको बच्चे को डेली पूछना है, टुडे इज विच डे, व्हाट्स द वेदर टुडे, डेट, डे, देन ईयर, मंथ, ये सारी चीजें हमें डेली पूछनी है। धीरे धीरे बच्चा, थोड़ी टाइम बाद आप नोटिस करोगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो फिर बता पाएगा। और फिर हमें जो डेली हम रूटीन करते हैं, जैसे हम बात लेते हैं, हम ब्रश करते हैं, या हैंड वॉश करते हैं, पॉटी जाते हैं, या फिर हम खाना खाते हैं, तो हम उसको ब्रेक कर करके उसको आप एक्सप्लेन करो। बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि हम हैंड वॉश कैसे करते हैं, वेट करते हैं, सोप लेते हैं, रब करते हैं, वो सारा कुछ। तो उसको आप ब्रेक कर करके बच्चे के साथ बच्चे को पूछो। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है, जब आप बच्चा इतना सब कुछ कर लेगा, तो उसके बाद आप उससे हर चीज के 5 पॉइंट्स पूछो। मतलब 5 पॉइंट्स अबाउट काउ, 5 पॉइंट्स अबाउट योर सेल्फ, 5 पॉइंट्स अबाउट योर कार, कोई भी टॉय है, कुछ भी है, 5 पॉइंट्स अबाउट पापा, या जो भी आप बोल सकते हो, कुछ भी अबाउट माई योर फैमिली, 5 पॉइंट्स अबाउट योर फैमिली। वो पॉइंट्स आपको बच्चे को सिखाने हैं। बच्चा पहले नहीं कर पाएगा, जब आप थोड़े दिन आप उसको अलग अलग बताओगे ना, तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि उसको क्या पॉइंट्स देने हैं। अब आप काऊ बोलोगे, तो आपने काऊ के 5 पॉइंट्स बताए, तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि उसको कैसे ये पॉइंट्स फॉर्म करने हैं। सो गाइस, दिस इज इट। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, 1 साल 2 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करोगे ना डेली, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग जरूर आ जाएगी। मैंने श्राव्या में खुद ही इम्प्रूवमेंट देखा है, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब वो कमांड सारे फॉलो कर लेती है, सब कुछ कर लेती है। तो विथ एज और भी अच्छी होती जाएगी। तो आप लोग इस तरह से काम करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बट गाइस, आप ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो टू अदर स्पेशल पेरेंट्स, जिससे सबकी हेल्प हो पाए, सारे बच्चे ग्रो कर पाए। So please like, share, subscribe and comment to our YouTube channel Proud Mommy. Bye.